बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ। क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे, वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रखती हूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफ़र का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफ़र के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफ़र के ऊपर तहकीकात होंगी, इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफ़र आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वाशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है। अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में। और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता क्या, बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफ़र किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सब को भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया। लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी, मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफ़र की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफ़र को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर बार इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफ़र में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफ़र इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में ही तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने अडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था, अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफ़र पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफ़र था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफ़र पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज़्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो हमारे जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफ़र के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। हाँ, जिस तरह मैंने कहा पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को
میں نے لیٹر لکھا, سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے, میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے, لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ, تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, جو آپ کے اوپر ہے, وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا, آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اسکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب